हकीकत में ओशो कौन थे, वो कहाँ से आए और वो कहाँ गए, उनकी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए समर्पित थी, वो क्या कहते थे, वो क्या सोचते थे, वो क्या मानते थे। पढ़ने के बहुत शौकीन थे, दिन में 3-4 किताबें रोज पढ़ लेते थे। वो तो तैयार है मरने के लिए। से यहाँ पे मोरारजी देसाई सरकार ने की थी दहशत पैदा, आग लगा के, बम फोड़ के, छुरा फेंकवा के। वो पुलिस में इन्फॉर्म करके आया था मैं ओशो को मर्डर करने जा रहा हूँ। और भारत में इस प्रकार से सताया जाने लगा ओशो को भांति भांति से, यहाँ तक कि हत्या के उपाय किए गए। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि इस शहर को नष्ट कर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ओशो को यहाँ से उखाड़ना है। मिलिट्री के जेट किसी शहर पर मकान के 20 फुट ऊपर से नहीं उड़ सकते, इट इज इलीगल। रजीजपुरम में जैसे ही ओशो का प्रवचन शुरू होता, मिलिट्री के जेटों का गुजरना शुरू। लोग दहशत में आ जाए कि अब बम गिरा, अब बम गिरा, लोग छोड़ छोड़ कर भागे। मीडिया ने ओशो की जाना चाहिए। 5-5, 7-7 हेलीकॉप्टर कैमरा लिए ऊपर मंडराते रहते। तो ओशो जब वहां से बाहर निकले, उसकी थोड़ी देर बाद बम विस्फोट हुआ। उन्होंने मिलिट्री वालों से कहा कि ओशो को अरेस्ट करो, तो मिलिट्री को फिर वारंट की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के बरेली में जन्मे चंद्रमोहन जैन बचपन से ही बहुत तेज और बुद्धिमान थे। 1960 और 68 के बीच उन्होंने कई संस्थानों में दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया और पारंपरिक जीवन शैली और कई धर्मों के खिलाफ बहुत मजबूत विचार रखे। जनता कभी कभी उनके शब्दों से नाराज हो जाती थी, लेकिन साथ ही वे हैरान भी हो जाते थे। अपनी इस विशेषता के कारण उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभावित किया और 1970 के समय तक उन्होंने अपने शिष्यों की एक टीम बना ली। लक्ष्मी कुरवा, जिन्हें माँ लक्ष्मी कुरवा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी व्यक्तिगत सचिव बन गई। उन्होंने रजनीश के सभी प्रबंधन के कार्य किए, जो उस समय आचार्य रजनीश के नाम से भी जाने जाते थे। आचार्य का अर्थ है शिक्षक या गुरु। जब रजनीश मुंबई में थे, तब 16 वर्षीय शीला अपने पिता के साथ रजनीश से मिलने मुंबई आई। पहले ही मुलाकात में शीला इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। शीला ने रजनीश से पहली मुलाकात का वर्णन करते हुए कहा, मैंने महसूस किया कि अगर जीवन अभी खत्म हो जाए तो मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है। उस मुलाकात के बाद 18 साल की उम्र में वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने अमेरिकी नागरिक मार्क सिल्वरमैन से शादी की। शादी के बाद वह फिर से भारत वापस आई और अपने पति के साथ रजनीश से मिलने गई। दोनों अब रजनीश के अनुयायी बन गए थे। सभी अनुयायियों को अपने नाम बदलने के लिए कहा गया, ताकि यह दिख सके कि उन्होंने अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ दिया है और अब वे अपना नया जीवन शुरू करेंगे। इसी कारण शीला अंबालाल ने अपना नाम माँ आनंद शीला रखा। यह नाम न केवल रजनीश के अनुयायियों के बीच बल्कि अमेरिका में भी जाना जाने वाला था। रजनीश का प्रभाव इतना बढ़ रहा था कि दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आ रहे थे। उनके मुंबई में स्थित फ्लैट में सभी लोगों से मिलना लगभग असंभव हो रहा था। इसलिए 4 साल बाद रजनीश और उनके 1000 अनुयायियों ने पुणे में कोरेगांव पार्क में एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। हर साल 30,000 से अधिक विदेशी लोग उनसे मिलने आते थे। लोग अपने कैरियर और रिश्तों को छोड़कर उनके शब्दों से प्रभावित होकर यहाँ आते थे। यहाँ आपको सभी प्रकार के लोग मिलते, जैसे राजनीतिज्ञ, सेलिब्रिटी, डॉक्टर, वकील, सभी उच्च योग्यता वाले अपर और अपर मिडिल क्लास के लोग। पुणे के इस आश्रम में रजनीश के अनुयायी एक निर्धारित दिनचर्या का पालन करते थे। आमतौर पर ध्यान करते समय हम अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, लेकिन रजनीश के अनुयायियों को यह निर्देश दिया गया था कि उन्हें बहुत अधिक कूदना, चिल्लाना और नृत्य करना चाहिए। रजनीश के अनुसार जब एक व्यक्ति के अंदर की सभी आवाजें बाहर आ जाती हैं, तभी वे वास्तविक चुप्पी में गहरी भावनाओं को सुन सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान को डायनेमिक मेडिटेशन कहा जाता है। कुछ दिनों बाद आश्रम में थेरेपी सत्र भी शुरू हुए, जो आश्रम का मुख्य आय का स्रोत बन गए। शीला, जो अपने पति के साथ यहाँ आई थी, रजनीश की सबसे विश्वसनीय शिष्यों में से एक बन गई और धीरे धीरे आश्रम का पूरा नियंत्रण शीला के हाथों में जा रहा था। भगवान श्री रजनीश कहते थे कि सेक्स शुरुआत है, अंत नहीं। उनके थेरेपी सत्रों में यहाँ तक कि फ्री लव का अभ्यास भी किया जाता था। फ्री लव साधारण शब्दों में बिना किसी प्रतिबद्धता के एक यौन संबंध है। रजनीश के अनुसार फ्री लव और डायनामिक मेडिटेशन के माध्यम से प्रबोधन या एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। यह उनके ध्यान का हिस्सा था और इस प्रथा में नशीले पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था। वास्तव में नेता खुद आश्रम में कई भागीदारी में साथ थे और दूसरी ओर निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को खुद को बांझ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। रजनीश ने न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा की बहुत आलोचना की। उनका मानना था कि एनलाइटमेंट के मार्ग में बच्चे सबसे बड़ी बाधा है और सभी गर्भवती जोड़ों को आश्रम से बाहर कर दिया जाता था। इस प्रथा में युवा लड़कियों और बच्चों के साथ शारीरिक उत्पीड़न भी हुआ।
वाइल्ड वाइल्ड कंट्री रजनीशियों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है और इसमें एक दृश्य में दिखाया गया है कि एक कमरे में कई लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक हिंसा कर रहे हैं और कुछ लोग तो इसमें शारीरिक रूप से चोटिल भी हो रहे हैं। लेकिन इन सभी को आंतरिक आक्रामकता को साफ करने के नाम पर सही ठहराया गया। अब शीला रजनीश की व्यक्तिगत सचिव बन गई थी और रजनीश ने उन्हें आश्रम के लिए एक नया स्थान खोजने की बड़ी जिम्मेदारी दी। क्योंकि शीला पहले ही अमेरिका में पढ़ाई कर चुकी थी, उन्होंने वहां एक स्थान खोजने की प्रक्रिया शुरू की और अंततः बहुत सारे स्थानों को देखने के बाद $5.5 मिलियन में वास्को काउंटी, ओरेगन नामक स्थान खोज निकाला। जून 1981 में रजनीश और उनके विशेष अनुयायियों ने भारत छोड़ने और बाहर बसने का विचार किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रजनीश को भारत छोड़ने और दूसरे देश में जाने का निर्णय लेना पड़ा? इसके पीछे का उत्तर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सरकार है। रजनीश पर कई आरोप थे, जैसे वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी और यहाँ तक कि टैक्स की चोरी। और रजनीश ने जो आध्यात्मिक छवि अपने अनुयायियों के सामने बनाई थी वह धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। बिना किसी बाहरी सरकारी विघ्न के वह अपने खुद का समाज, अपने खुद का शहर बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ओरेगन जाने का निर्णय लिया। ओरेगन पहुंचने के तुरंत बाद रजनीश ने मौन धारण किया। शीला का ओरेगन में स्थान लेना एक अच्छे यात्रा में गलत मोड़ लेना था। इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। खरीदी गई भूमि एक कृषि क्षेत्र के रूप में पंजीकृत थी, जहां किसी व्यक्ति का रहना या किसी प्रकार का निर्माण करना निषिद्ध था और एक शहर कहलाने के लिए 150 लोगों की आवश्यकता होती है। यह शीला के लिए एक चैलेंजिंग काम था। उन्होंने सभी भक्तों को ओरेगन बुलाया और 65,000 एकड़ की जमीन का नाम बदलकर रांचो रजनीश रख दिया। वहां आने के लिए इन भक्तों ने अपना सब कुछ बेच दिया और वहां एक शहर बनाने के लिए अपने जमा पूंजी को दान में दे दिया। उन्होंने अपने बीच काम बांटा और घंटों घंटों काम किया। दिन बीतते गए और अब एक कृषि भूमि एक छोटे शहर में बदल रही थी। रजनीश के अनुयायियों ने इसे एक अलग नाम दिया और वह था रजनीशपुरम। रजनीश और शीला के लिए सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। यहाँ रजनीशियों की अपनी वर्दी थी। सभी को लाल रंग की एक ही तरह की वर्दी पहनने के लिए कहा गया था। कुछ महीनों में उन्होंने वाशिंगटन के एक साधारण गांव से एक बड़ा शहर बसा दिया। इस शहर में कई सुविधाएं शामिल थी, जैसे बागवानी, मछली पालन, खेती और यहाँ तक कि अपने खुद के अस्पताल भी। सभी अनुयायी अपनी योग्यता के आधार पर काम करते थे, जिसमें सभी लोग अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार काम करते थे। अब यहाँ केवल एक नियम था, कोई बाहरी व्यक्ति इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। सभी अनुयायी विश्वास करते थे कि रजनीश ने 60 साल की उम्र में एनलाइटमेंट प्राप्त किया और अब उनकी शिक्षाएं उनके लिए एनलाइटमेंट का रास्ता थीं। लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया की नज़र में एक जगह बन गई जहां समस्याएं बढ़ती गईं। रजनीश का अपना एक खतरनाक रवैया था। रजनीश के अनुयायियों में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब रजनीशियों ने वास्को काउंटी की एक गाड़ी में बमबारी करवाई। इस स्थिति को और खराब करने के लिए उन्होंने अपना वोटिंग पंजीकरण कराया और स्थानीय चुनाव में हस्तक्षेप करने का भी फैसला किया। 1984 में रजनीशपुरम के नागरिकों और मां आनंद शीला ने वास्को काउंटी के रेस्टोरेंट के सलाद बार में साल्मोनेला मिलाकर जैव आतंकवादी हमला किया था। इसका मकसद मतदाताओं को बीमार करके मतदान में कमी लाना था। इस हमले में 751 लोग बीमार हुए और 45 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई। रजनीशपुरम में ओशो के शिष्यों पर टेलीफोन टैप करने, आगजनी और लोगों को जहर देने जैसे आरोप लगे। यहाँ तक कि रजनीशपुरम में रहने वाले लोगों और ओशो पर इमिग्रेटेड फ्रॉड टैपिंग, आतंकवाद जैसे आरोप भी लगे। अंततः रजनीशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे समय के दौरान रजनीश ने ओरेगन की भूमि को खौफनाक रूप में बदल दिया था। अंत में रजनीश ओशो को अमेरिका से अप्रवास नियमों के उल्लंघन के आरोप में निकाला गया। अमेरिका ने साल 1985 में ओशो पर 35 आरोप लगाए। इसके बाद उन्हें देश छोड़ने और 5 सालों तक वापस न आने की सजा सुनाई गई। 14 नवंबर 1985 को ओशो अमेरिका छोड़कर भारत आ गए। आज भी रजनीश का प्रभाव पूरी दुनिया में है। उनके अनुयायी अब भी उन्हें भगवान मानते हैं। 1990 में रजनीश की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई और भारत में उनके आश्रम का नाम बदलकर ओशो इंस्टीट्यूट और बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कर दिया गया। यह हर साल सैकड़ों हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। वर्तमान में ओशो ध्यान केंद्र 80 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। क्या आपने इस कहानी को सुना है?
क्या आपने भगवान श्री रजनीश के अनुयायियों के बारे में सुना है? क्या आपको इस कहानी से कोई विशेष सीख मिली? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।